अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, ये फाइल ऊपर डेट भी नजर आ रही है 2 दिसंबर 2021, यानी लास्ट थर्सडे की क्लास की है। और लास्ट थर्सडे ये मैंने चीजें हाईलाइट की थी। ऑलमोस्ट वी हैव डन पार्ट ए एंड पार्ट बी। 2 चैप्टर रह गए थे पार्ट बी के, जिसमें से एक चैप्टर ये जो आपको नजर आ रहा है, चैप्टर नंबर 11, बैड डेट्स एंड अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल। ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा मुश्किल भी है। तो बहरहाल इसको मैं एंड में इसीलिए पढ़ाता हूँ, मतलब पार्ट बी के एंड में इसलिए पढ़ा रहा था ताकि आपने बाकी चीजें कवर कर ली हो, तो एक आपका अकाउंटिंग से थोड़ा सा जो है वो माइंडसेट बन गया हो, क्योंकि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो ये चैप्टर भी आपको समझ में आना शुरू हो जाए। बहरहाल ये चैप्टर में लास्ट वीक थर्सडे को स्टार्ट किया था। थर्सडे वाली क्लास में मैंने इंट्रो दिया था इस टॉपिक का, क्योंकि पहली क्लास जब मैं किसी टॉपिक की पढ़ाता हूँ तो उसमें चीजें जर्नली ज्यादा डिस्कस करता हूँ। इस टॉपिक का मैंने ओवरव्यू आपको दिया था, और उस टॉपिक में अगर आपको याद हो तो मैंने ये डिस्कस किया था, मैंने बताया था बैड डेट्स बेसिकली हम जब बिजनेस करते हैं और क्रेडिट पे बिजनेस करते हैं, और ज्यादातर इस वक्त दुनिया में जो बिजनेस हो रहा है वो किस पे हो रहा है, क्रेडिट पे। तो उस वक्त आपका बहुत सारा पैसा जो है ना वो रिसीवेबल में होता है, तो उसमें हमेशा कोई ना कोई चांस होता है कि कुछ पैसा आपका डूब जाए। देखिए असल में जहाँ आपके 500, 700, 1000 कस्टमर हो, एक तो कस्टमर खुदा ना खास्ता फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाए तो वो कस्टमर आपको अनएबल टू पे हो जाता है। फिर वो कस्टमर से अगर आपका जो रिसीवेबल है वो रिसीवेबल आपका डूबने का चांस आपको नजर आता है। अच्छा, एक तो होता है कि कंफर्म आपको राइट ऑफ करना है, वो सिचुएशन भी रास्ते में कही थी, और एक वो होता है कि अभी राइट ऑफ नहीं करना, अभी ये डाउटफुल है। 2 चीजें देखिए मैंने ऊपर लिखा भी है, बैड डेट्स का मतलब मैंने लिखा है बैड, और अलाउंस फॉर रिसीवेबल का मतलब क्या लिखा है, डाउटफुल। तो एक बैड डेट्स है और दूसरा डाउटफुल डेट्स है। तो बैड डेट्स जब हम करते हैं तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, मतलब हम उसको रिसीवेबल से ही माइनस कर देते हैं। लेकिन जब डाउटफुल करते हैं ना तो रिसीवेबल से माइनस नहीं करते, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट करते, एसेट को क्रेडिट नहीं करते, कॉन्ट्रा एसेट को क्रेडिट करते। और मैंने ये बताया भी था, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, इसका बाय डिफॉल्ट बैलेंस होता है डेबिट साइड पे। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कॉन्ट्रा एसेट है, इसका बाय डिफॉल्ट बैलेंस होता है ऑन द क्रेडिट साइड पे। मैंने रैंडमली एक एग्जांपल लास्ट थर्सडे जनरेट की थी, और उस एग्जांपल पे मैंने फिर ट्रांजैक्शन ऐड की थी कि रिसीवेबल कब कब बढ़ता है, रिसीवेबल कब कब कम होता है। हमने सेल की, रिसीवेबल बढ़ गया 5 लाख से, कलेक्शन की, रिसीवेबल कम हो गया 3 लाख से, चेक रिसीव कर लिए, रिसीवेबल कम हो गया 2.5 लाख से, गुड्स रिटर्न आ गई, रिसीवेबल कम हो गया 10,000 से। फिर ये बैड डेट्स वाली एंट्री थी, वो कस्टमर आपका जो है ना वो बैंकरप्ट हो गया, राइट ऑफ करने पड़ गए, रिसीवेबल कम हो गया, डिस्काउंट दे दिया, रिसीवेबल कम हो गया। ये 10% डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस पे एंट्री नहीं बनती, ये बस ध्यान में रखें। जो 10% यहाँ लिखा हुआ था क्लोजिंग बैलेंस पे अलाउंस को मेंटेन करना है, वो अलाउंस का कौन सा बैलेंस आता है, क्लोजिंग बैलेंस, और उसको किससे कंपेयर करते हैं, ओपनिंग बैलेंस से। बढ़ गया या कम हो गया, बढ़ने वाले इंपैक्ट तो हमने देख लिए, कम होने वाले इंपैक्ट भी हो सकता है, इंशाल्लाह आज की क्लास में हमें नजर आएंगे। तो ये देखिए मैंने टी अकाउंट भी बनाया था रिसीवेबल का, 9 लाख में से इतना एडजस्ट हो गया है, अब कितना रिसीवेबल है, 3 लाख, और 3 लाख पे 10% लगाए तो कितना आ गया, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे ऊपर दिया हुआ था 20,000, एंडिंग कितना लेकर आए थे 30,000। जाहिर सी बात है अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट का ओपनिंग डेबिट साइड पे होता है, तो एसेट का एंडिंग क्या होता है, क्रेडिट साइड। ये बात तो सबको पता है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एसेट है या कॉन्ट्रा एसेट है, तो कॉन्ट्रा एसेट का ओपनिंग बैलेंस किस तरह होता है, इसका मतलब है एंडिंग क्या होगा। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और अकाउंटिंग की शरीयत में ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस की कोई डबल एंट्री रिकॉर्ड, ये बात सबको पता है। तो 20,000 से कितने हो गए, कितने से बढ़ गए, 10,000 की एंट्री बनाई थी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, ऊपर देख रहे हैं आप अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। और मैंने ये दोनों ट्रांजैक्शन समझाने के लिए ये मैंने देखिए इस पे एरो भी बनाए, ये कर्ली ब्रैकेट जो बनाए, ये वाली एंट्री कहलाती है बैड डेट्स, और नीचे वाली एंट्री कहलाती है डाउटफुल डेट्स। तो ये सारी चीजें हमने
मैंने तो क्विक ओवरव्यू दे दिया, थर्सडे की क्लास में डिस्कस किया था और मैंने बहुत सारी जर्नल डिस्कशन भी की थी, टॉपिक की बुनियाद रखी थी, टॉपिक का ग्राउंड बनाया था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे को जो मेरे साथ थोड़ा सा इशू आ गया था तो मैं नहीं आ सका था। तो उसके बाद सैटरडे वाले दिन हमने 4 तारीख को अगेन फोकस किया था उन रीजन पे। ये मैंने आपको कल फाइल भी व्हाट्सएप कर दी है जो हमने पढ़ा था। ये मैंने एक जर्नल, इसके ऊपर एक पैराग्राफ भी आप ऐड किया है, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। बिजनेस माइट मेड ऑल इट सेल्स फॉर कैश। एक बिजनेस शायद ही अपनी सारी सेल किस पे करता हो, कैश पे। देखिए हम बात करते हैं बड़े लेवल पे बिजनेस की। इस वक्त बड़े लेवल पे जितना भी बिजनेस हो रहा है ना, कल को इंशाल्लाह आप कंपनीज में जाएंगे, हमारे पीछे मेमन भाई बैठे हुए, ये माशाल्लाह जॉब भी करते। तो मेमन भाई जो है हमारे, इनको पता है जब ये कारोबार देखते होंगे तो ज्यादातर बिजनेस बड़े लेवल पे किस पे हो रहा है, क्रेडिट पे, उधार पे हो रहा है। मैं जहाँ कंपनी में जॉब करता था, आप इंशाल्लाह फ्यूचर में जहाँ जाएंगे, हो सकता है मेमन भाई के अलावा भी कुछ लोग जॉब करते हो। तो जॉब में जब कॉर्पोरेट लेवल पे, बड़े लेवल पे बिजनेस हो रहा है, इस वक्त ज्यादातर ऑलमोस्ट किस पे हो रहा है, क्रेडिट पे, उधार पे। माइट मेक इट्स ऑल सेल या ऑल इट्स सेल फॉर कैश, बट मेनी बिजनेसेस मेक सम और इवन ऑल देयर सेल ऑन क्रेडिट। फिर कहते हैं देयर इज ऑफर नो अल्टरनेटिव टू ऑफर क्रेडिट। कहते हैं हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, एक ही अल्टरनेट होता है कि हम अपने कस्टमर को क्या ऑफर कर दे, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर भी क्या ऑफर कर रहा होता है। अब वो हमारा कॉम्पिटिटर क्रेडिट पे बेच रहे हैं, हम कैश पे बेचेंगे तो कस्टमर हमारे पास आएंगे, कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे, क्योंकि वो तो फ्लेक्सिबल टाइम दे रहा है, 60 दिन का टाइम दे रहा है, 90 डेज का टाइम दे रहा है। हम बोल रहे हैं आज के आज पैसे दो, तो कस्टमर किसके पास जाना पसंद करेगा। और इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा, क्योंकि नॉर्मल क्रेडिट पे इंटरेस्ट भी नहीं होता। तो अब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव बचा, अब रास्ता क्या है, हम भी क्रेडिट दे, टू ऑफरिंग क्रेडिट टू कस्टमर। इफ कॉम्पिटिटर ऑफर क्रेडिट then a business will have little alternative but to offer credit as well as so as not to lose custom से मुराद या कस्टमर। अगर आप चाहते हैं आपके कस्टमर लूज ना हो, कॉम्पिटिटर क्रेडिट दे रहा है, तो आप भी क्या देंगे उसको। भाई याद रखें, दुनिया इस वक्त जो है ना वो गेम थ्योरी पे चल रही है। गेम थ्योरी पता है आपको क्या होती है? असल में गेम थ्योरी बेसिकली ये है, मैं जब एमए इकोनॉमिक्स कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त ये टॉपिक मैंने पढ़ा। 10 पेपर थे मेरे एमए इकोनॉमिक्स के, 10 में से एक सब्जेक्ट था, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो वही 5 पेपर उठाए मैंने और एक आध बुक ली मार्केट से, पढ़ने लग गया। तो 5 पेपर में, और वहाँ उस वक्त जो है ना कुछ वो भी आते थे एमए के, अलजामिया पे ही मिलते थे गेस्ट पेपर, वो उस पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होते थे, बस उसमें से लग जाते थे। बहरहाल वो मैं लेकर आ गया, उसमें गेम थ्योरी का सवाल भी था। मैंने बोला यार ये भी पढ़ लो क्या होता है, और मेरे पेपर में भी आ गया था। बहरहाल मैं लिखकर भी आया था। इकोनॉमिक्स में आपको पता है ग्राफ भी बहुत होते हैं, उसमें गेम थ्योरी का ग्राफ भी बना हुआ था। तो मैंने जब गेम थ्योरी पढ़ी उस वक्त फर्स्ट टाइम, मैंने भी नहीं पढ़ी थी, आईसीएमए के अंदर इकोनॉमिक्स तो पढ़ी थी, लेकिन आईसीएमए की इकोनॉमिक्स के अंदर गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया था, वो मैंने एमए इकोनॉमिक्स में पढ़ा। तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई दुनिया गेम थ्योरी पे चल रही है। उसने एक मिसाल दी, कार्ड आप सबको पता है 52 होते हैं, बिजनेस मैथ या स्टेट्स वगैरह में आप लोग पढ़ के आते हैं, 52 कार्ड्स होते, पत्ते जिसको आप लोग कहते हैं। उस पर 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड। किंग वाला कार्ड कितनी मरतबा होता है? 4 टाइम। हर कार्ड 4 टाइम होता है। अब सपोज करें मैं और शाहनवाज कार्ड खेल रहे, अगर हम लोग कार्ड खेल रहे ना, उस वक्त हम लोग टीचर और स्टूडेंट नहीं है, उस वक्त हम दोनों कॉम्पिटिटर हैं। हम दोनों एक, मैंने देखा है हम लोग, मतलब जब वैसे तो हम लोग अभी जर्नल ही है, लेकिन आप और हम अगर क्रिकेट खेलने चले जाए, आपस में कॉम्पिटिटर हो, तो उस वक्त ना आप देखेंगे टीचर है वो फाइनल चल रहा हो, तो डेफिनेटली आप भी कोशिश करेंगे जीते, हम भी कोशिश करेंगे जीते। तो उस वक्त कोई टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप नहीं होता, उस वक्त हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं, हम एक दूसरे के जो है वो खिलाफ होते हैं और एक गेम खेल रहे होते हैं, गेम थ्योरी। अच्छा अब होता क्या है, 52 कार्ड थे, मैंने कार्ड शफल किए, 26 शाहनवाज को दिए, 26 मैंने अपने पास रख लिए। शफल करने के बाद अगर मेरे पास किंग के सिर्फ एक कार्ड है, तो क्या मुझे पता है शाहनवाज के पास किंग के कितने कार्ड है? 3। इवन अगर क्वीन मेरे पास 4 है, तो शाहनवाज के पास क्वीन नहीं है। मतलब मुझे ये पता है कि मेरे पास जितने ये कार्ड है ना, शाहनवाज के पास उसके अगेंस्ट पे कितने कार्ड है। मतलब बताने का मकसद ये है, अब होता क्या है कि एक कार्ड शाहनवाज भाई रखेंगे, उसके अगेंस्ट में कार्ड, मुझे ये भी पता है कि मैं अगर ये कार्ड फेंकूंगा ना, तो शाहनवाज को पता है
कि मेरे पास ये कार्ड है, उसके आगे में शायद, क्योंकि मुझे ये पता है अगर ये वाले 26 मेरे पास है तो मुझे ये भी पता है कौन से वाले 26 कॉम्पिटिटर के पास है। तो एक कार्ड जब मैं फेंक रहा होता हूँ तो फौरन जवाब में उसके बाद दूसरा, यही चीज देखिए, पेप्सी 5 रुपए कम करता है रमजान में, कोक भी कम करता है, जे डॉट कोई ऑफर देता है, आइडियाज भी देता है, खाड़ी भी देता है। 23 मार्च आती है, पूरे डॉल्फिन में जितने भी ये जे डॉट, खाड़ी, बुनेंजा, मारिया भी, सफायर, ये सब आपको देंगे फ्लैट 23% ऑफ। क्यों भाई? 23 मार्च है, 14 का जाती है, या तो 14% या 47% ऑफ 1947 की निस्बत से। अभी 25 दिसंबर आ रही है, आप देख लीजिएगा 2 हफ्ते रह गए। पूरे डॉल्फिन मॉल में आपको हर जगह कितनी परसेंटेज ऑफ मिलेगी? 25% ऑफ। उस पर 2 चीजें होती है, एक तो कायदेजम की वो जो बर्थडे का होता है, दूसरा वो कि क्रिश्चियन हमारे यहाँ रहते हैं काफी, तो उनका भी जर्सी बात है, इवेंट आ रहा होता है। तो देखिए असल में ये गेम थ्योरी है, एक कॉम्पिटिटर कार्ड फेंकता है, दूसरा भी फेंकता है। यकीन करें मैंने बहुत सारी चीजें देखी है। मेरे पास एक वक्त था कि जोंग और यूफोन दोनों की सिम थी, ठीक है ना, सेम नंबर है मेरे पास दोनों का, सिर्फ कोड फर्क है, एक 0333 जो ओरिजिनल कोड है यूफोन का, और जोंग का भी ओरिजिनल है 0313। इन दोनों कोड के साथ आगे सेम नंबर का मेरे अपने नाम पे सिम है मेरे पास। तो मैं नॉर्मल जब यूज करता था, मैसेज करता था, तो उस वक्त मैंने देखा कि यूफोन ने 250 वाला एक सुपर कार्ड निकाला, तो जोंग ने भी निकाल दिया मिनी सुपर के नाम से। फिर यूफोन ने 500 रुपए कर दिया, तो जोंग ने भी कर दिया। यूफोन कहता है तो पता नहीं क्या, सारी रात बात करो, तो जोंग कहता है सब कह दो। तो कहने का मकसद ये मेरे भाई, इन शॉर्ट, जब एक कॉम्पिटिटर कोई कार्ड फेंकता है ना, दूसरे कॉम्पिटिटर का कार्ड रेडी होता है, वो फौरन फेंकता है। भाई मैं देखता हूँ अभी फ्लैट सफाई ने लगाई थी, जे डॉट ने लगा दी, आइडिया ने लगा दी, क्योंकि उसको पता है अगर आइडिया दे रहा है कोई और नहीं दे रहा तो सारे कस्टमर कहाँ जाएंगे। हकीकत है, मैंने तो देखा है, मैंने तो ये भी नोट किया, जब मैं कभी जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ, मुझे तो बहुत शौक है, तो शॉपिंग के हवाले से हम लोग जाते, तो कभी मैं देखता हूँ कि यार आज क्या बात है, ये जो है ना किसी आउटलेट पे रश नजर नहीं आ रहा, तो भाई मैं समझ जाता हूँ इसका मतलब है इसने डिस्काउंट ऑफर, बाकी जगहों पे यहाँ पे आपको रश नजर आएगा, इसका मतलब है उन्होंने डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है, तो कस्टमर को वो लूज नहीं कर रहे। कस्टमर देखिए ब्रांड सारे ही है, सबकी प्रोडक्ट अच्छी है, बात ये कस्टमर को मैक्सिमम जिसके सिग्नल अच्छे होंगे, जिसकी सर्विस अच्छी होगी, सारे कस्टमर वहीं जाएंगे। एक बैंक ऑफर कर रहा होता है, दूसरा बैंक भी ऑफर करता है, हमें तो कॉल जाती है ना, मैं कहीं और जाता हूँ बैंक में, कहते हैं यार आप अकाउंट यहाँ खुलवा लें, वहां क्यों खुलवा रहा है, हम आपको ये ऑफर करें। तो असल में मार्केट में इस वक्त कंपटीशन है, एक बंदा आपको कोई, मैं बहुत सारी चीजें देता हूँ कि एक जगह पे मैं जाता हूँ, वहां पे एक्टिविटी स्टूडेंट को दी जा रही है, दूसरा कैंपस नहीं दे रहा, तो स्टूडेंट क्या बोले, कंपेयर कर रहे होते, तो वो दूसरा इंस्टीट्यूट भी क्या करेगा, स्टूडेंट को एक्टिविटीज देगा। तो देखिए बात ये, अगर आप कस्टमर को लूज नहीं करना चाहते, आप कस्टमर को रिटेन करना चाहते, तो आपको मार्केट में रहना है। तो डेफिनेटली इस वक्त इतना टफ कंपटीशन है, इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट यू हैव टू चेंज, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। मार्केट में रहना है, डेफिनेटली तब्दीली आ रही है, आती रहेगी, आपको तब्दीली के साथ चलना है, आपको तब्दीली। अब आप देखिए ना हर जगह मतलब कॉमन चीजें, कॉमन फैक्टर आपको नजर आते हैं, तो बहुत सारे लोग एक ऑफर दे रहे होते हैं, दूसरा आपको कोई ना कोई ऑफर दे रहा होता है। तो याद रखिए अगर कॉम्पिटिटर क्रेडिट पे सेल कर रहा है, आप नहीं करोगे तो कस्टमर कहाँ जाएगा, कॉम्पिटिटर के पास। तो ये इस वक्त इतना टफ कंपटीशन है, आपके पास कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं बचता मार्केट में सरवाइव करने का, क्योंकि कस्टमर है तो आप है भाई, आपकी वजह क्या है, कस्टमर। अगर आपके पास कस्टमर ना हो, क्या आप बिजनेस कर सकते हैं, क्या आप बिजनेस में कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक अरसे तक बैठोगे चले जाओगे, कितना लॉस बर्दाश्त करोगे। कस्टमर ही आपका प्रॉफिट है, कस्टमर ही आपको प्रॉफिट देके जाता है, आपकी जो वजह है वो कस्टमर है, तो कस्टमर ही आपकी पहचान है, आपकी जान है, आपकी मान है, आपकी पहचान है, आपकी शान है। तो याद रखिए कस्टमर को लूज नहीं करना चाहते हो, आज के दौर में कॉम्पिटिटर क्रेडिट दे रहा है, आप भी क्रेडिट दें। आगे फरमाते हैं नॉट टू लूज कस्टमर, अगर कस्टमर को, क्योंकि सारा मामला जो ना गेम थ्योरी है, गेम थ्योरी। अब आप देखिए ना गेम थ्योरी, अब मैं आपको कई मिसालें देता हूँ। आपको पता है एक वक्त था ACCA, ICMA, CA, सीमा, ये सब मैनुअल होते थे, हमने यार सारा मैनुअल पढ़ा है, हमने कोई कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं दिए, हमारे तो पेपर सारे मैनुअल होते थे, ठीक है। इसी तरह जब हम यहाँ पढ़ते थे, हम ICMA के स्टूडेंट थे, मेरा दोस्त था एक CA कर रहा है, मेरा एक दोस्त था ACCA कर रहा था, लेकिन उनके पेपर भी क्या होते थे, मैनुअल। और आप यकीन करें
6 महीने बाद पेपर होता था, 6 महीने में। हमने जो अटेम्प्ट दिए मई और नवंबर, हमारी अटेम्प्ट ऐसी ही होती थी, मई और नवंबर। मई में होती थी, फिर नवंबर में होती थी। शायद मैंने उस दिन भी कहा था, हम अक्सर एक शेर पढ़ते थे, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज अ मे। तो हर नवंबर की अटेम्प्ट के बाद मई की अटेम्प्ट आती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट अटेम्प्ट मेरी थी मई 2010। तो देखिए बात ये है कि जो हम लोग पढ़ते थे, सीए वाले पढ़ते थे साल में 2 अटेम्प्ट होती थी, एसीसी वाले पढ़ते थे साल में 2। एसीसी की होती थी जून और दिसंबर, मुझे आज भी याद है। सीए की होती थी मार्च और सितंबर। अच्छा, अब बताना क्या चाह रहा हूं, फिर तब्दीली आना शुरू हो गई। एसीसी ने अपने कुछ पेपर कंप्यूटर बेस कर दिए, फिर साल में 4 अटेम्प्ट कर दी। अब देखें आईसीएमए ने तब्दीली का रुख लिया, आईसीएमए ने अपने पेपर कुछ शुरू के कंप्यूटर बेस कर दिए, साल में 4 अटेम्प्ट कर दी। उसके बाद एसीसीए ने और तब्दीली की, आगे के पेपर भी कंप्यूटर बेस किए। फिर आईकेप को भी जोश आया, आईकेप जो टोटल मैनुअल पे था, आईकेप ने एएफसी लॉन्च किया, और एएफसी 2014 में आया था। ठीक है, हमने भी तकरीबन 2015 से कंप्यूटर बेस किया है। आईकेप ने एएफसी को टोटल क्या कर दिया, कंप्यूटर बेस। जो पेपर क्यूटी आईकेप का बड़ा मुश्किल पेपर होता था मैथ का, उस वक्त हमारे जो दोस्त पढ़ते थे, वो आईकेप ने कंप्यूटर बेस कर दिया। क्यों कंप्यूटर बेस, कंपैरेटिवली थोड़ा सा, अभी सब कॉम्पिटिटर है ना, सब कार्ड फेंकना शुरू हो गए। ठीक है, आज आप देखिए एसीसी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कंप्यूटर बेस। हमारा इंस्टीट्यूट कंप्यूटर बेस। ठीक है, साल में 6 अटेम्प्ट हो गई है आईसीएमए की। 2021 में ये 6ठी अटेम्प्ट दिसंबर में होने जा रही है। फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अगस्त के बाद सॉरी अक्टूबर, उसका रिजल्ट भी आ गया है। अब दिसंबर अटेम्प्ट होने जा रही है। तो देखिए साल में 6 अटेम्प्ट। आईकेप ने भी आपको पता पीआरसी लॉन्च कर दिया है, साल में 12 अटेम्प्ट लेगा उसकी। वो तब्दीली आ रही है भाई। कस्टमर को आपने, स्टूडेंट तो चाहता है जल्दी जल्दी कंप्यूटर बेस हो, साल में 4 अटेम्प्ट हो, 6 अटेम्प्ट हो, बस पेपर दे और खुदा ना खासा रह भी जाए, फिर फौरन दे अगले महीने। असल में विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज। तो भाई अगर आप मार्केट में रहना चाहते हैं, कॉम्पिटिटर कोई पत्ता फेंक रहा है, तो आपको भी एक कार्ड फेंकना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या चल रही है, एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है। अगर आईसीएमए नहीं करता, आईसीएमए इसी पे चलता रहता मैनुअल पे, आज मार्केट में सर्वाइव कर सकते थे? बच्चा बोलेगा यार इसी से तो आसान है, सारा कंप्यूटर बेस है, वहां तो टिक 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 करो। और ये कि मतलब कहने का मकसद ये है कि कंपैरेटिवली स्टूडेंट जो ना चीजों को कंपेयर करता है। आप लोग कस्टमर है हमारे, तो याद रखिए कस्टमर है तो आप मार्केट में है, कस्टमर नहीं है तो आप मार्केट में नहीं रहेंगे। तो इनफैक्ट आपको भी फिर क्रेडिट दे रहा है, क्योंकि वो भी क्रेडिट दे रहे हैं। A major benefit of offering credit is that it usually increases revenue compared to what revenue would be if all sales were for cash. ये कह रहे हैं कंपैरेटिवली एक फायदा ये भी है कि अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हैं ना, तो उसका एक और फायदा ये होता है कि क्योंकि कैश पे कस्टमर कम आता है, क्रेडिट पे कस्टमर ज्यादा आता है। लेकिन उसका अगला नुकसान तो नहीं कहेंगे, बहरहाल इफ सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट there is always a chance that some customer will fall into financial mushkilat, financial difficulty and unable to pay what they owe, और वो आपको शायद पे ना कर सके जो वो ओ करते जो उनको आपको देना है। देखिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं। फिर हमने ये बात की थी 2 कैटेगरीज है, इस पे मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ लास्ट क्लास में। कौन सी 2 कैटेगरी है, नंबर कौन सी 2 कैटेगरीज है, बैड डेट्स और बैड डेट्स की एंट्री क्या बनाते, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, और दूसरा क्या है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, कल मैं वहाँ नॉर्थ में पढ़ा रहा था बैड डेट्स का चैप्टर, तो मैंने वहां पे एक स्लाइड पे कुछ लिखा था, मैं चाहूँ कि वो यहाँ पे भी मैं कॉपी कर दूं। और कहीं लिखा हुआ बैड डेट्स, यस ये रहा, सॉरी। तो ये देखिए मैंने ये लिखा था, डेट 2 चीजें हैं, कर्जा, डेट किसको बोलते हैं, 2 किस्म के, एक है बैड यानी बुरा, एक है डाउटफुल यानी मशकूक। बैड डेट्स, डाउटफुल डेट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल। मतलब जब डाउटफुल हो जाए ना, मतलब फातिहा पढ़ लेते हैं, अब ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। कस्टमर हैज गॉन बैंकरप्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है, कोई भी मसला हो जाता है। इसी तरह बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, क्रेडिट।
ये वाली जो एंट्री है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउज फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, ये उस वक्त बनाते जब डूबा नहीं है पैसा, डूबने का चांस नजर आ रहा है, समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग। देखिए अगर द नंबर यू हैव डायल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, कॉल जा रही है फोन नहीं उठा रहा, अभी थोड़ा डाउट है, लेकिन आपके मिलाए हुए सारिफ ने अपना मोबाइल बंद किया हुआ है, द नंबर यू हैव डायल स्विच ऑफ। अब यहाँ जो है ना मामला थोड़े से राइट ऑफ की तरफ जा रहे हैं, यहाँ आपको फातिया पढ़नी पड़ेगी और आपको पैसे शायद राइट ऑफ। देखिए बड़ी बड़ी कंपनी है, अक्सर हम बातें करते हैं, बहुत सारे मामला थे, तो वो देखिए कुछ नहीं पता होता, एकदम हालात बाज दफा चेंज हो जाते। मैं शायद आपको बताया था एक दफा, क्या मैं बड़ी बड़ी कंपनीज, जहाज की बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मैं सऊदी अरब से आ रहा था 2019 में, तो जो प्लेन था मेरा, वो जो जहाज जिस कंपनी का था ना, उस देखिए असल में जहाज जो मार्केट में होते हैं ना, एक मिनट, अच्छा तो मैं आपको बाकी सुना रहा था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जहाज होते हैं ना, आपको पता है ये जो जहाज होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, ये बेसिकली मतलब एयरलाइंस के पास, जैसे सऊदी एयरलाइन है, कतर है, ओमान है, मस्कत, तो ये गल्फ, हर एयरलाइन के पास जहाज की कंपनीज के जहाज होते हैं। तो वो एक, अच्छा एक कंपनी के कुछ जहाज में ना मसला आ गया था, शायद कोई पता नहीं कोई इशू आ गया था, तो सारी कंपनी जितनी भी कंपनी के पास वो वाले जहाज थे, उन्होंने सबों ने अपने जहाज क्या कर दिए, ग्राउंड कर दिए, कहा कि अब हम ये जहाज नहीं उड़ाएंगे। अब उस कंपनी को क्या हुआ, ऐसी बात है उसके सारे कस्टमर गए, उसके सारे, इवन मेरी फ्लाइट उसी जहाज में थी वापसी में। अच्छा अब उन्होंने क्या किया कि हमारी थी कनेक्टिंग फ्लाइट, हमें आया था मदीने से मस्कत, मस्कत से कराची। अच्छा सुबह हम पहुंचे मस्कत तकरीबन 6 बजे फजर के टाइम पे, 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट थी और हमें तकरीबन 8 बजे वहां से उड़ना था, 1 आध घंटे बाद हमें कराची पहुंचना था। जब हम 6 बजे मस्कत पहुंचे तो सुबह वहां कहा कि सर आपकी फ्लाइट जो है ना कैंसिल हो गई है, अब ये सुबह 8 बजे नहीं रात को 8 बजे जाएगी। हमने कहा क्यों भाई, तो पता लगा वहां पे भाई कि भाई वो आपका जो जहाज था ना, वो जहाज में मसले आ गए, सारी कंपनी थे, सिर्फ हमने नहीं, जितने लोगों के पास भी वो जहाज थे सबने जहाज ग्राउंड कर दिया, कोई भी, क्योंकि रिस्क नहीं ले रहा कोई भी, हम आपके लिए रिस्क नहीं लेना चाहते, हम आपको जो है वो प्रोटोकॉल देंगे, आप यहीं स्टे करें। अब आपको एयरपोर्ट में स्टे करना है, एयरपोर्ट में होटल देंगे, आपको बाहर जाना है आपको वीजा लगाएंगे फ्री में, आपको बाहर होटल देंगे, नाश्ता देंगे, खाना देंगे, वाईफाई देंगे, बहुत अच्छी बात है। बोला अच्छा हम लोग 6 लोग थे, मैं था, हम 3 दोस्त थे, तीनों की वाइफ थी, हम 3 कपल थे, हमने अपने पासपोर्ट दिए, उन्होंने फौरन उसी वक्त फ्री में वीजा लगाया, वीजा फॉर्म दिया, 2 मिनट में मैं भर के दिया, उन्होंने हम 6 किसी लोगों को बाहर निकाला, बोला आप लोग आ जाए, एयरपोर्ट से बाहर लेके गए, ड्राइवर आ रहा है आपको लेके जाएगा, ड्राइवर आया 5 स्टार होटल में लेके गया, वहां पहुंचे सुबह सुबह, उन्होंने कहा सर आपके लिए नाश्ता तैयार है, बुफे सिस्टम, आप लोग नाश्ता करें, हम आपको वीआईपी होटल, जैसे हमारे मूविंग पीक और मेरियट है ना, बिल्कुल वही होटल, और पता नहीं कितने तो आइटम नाश्ते में, वो बुफे लगा हुआ था, हमने नाश्ता किया, उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप रूम में आराम करें, घूमना हो तो आप बता दीजिएगा, दोपहर में आप घूमने चले जाइएगा, और उसके बाद दोपहर में बुफे लगेगा, 2 घंटे का टाइम होगा, खाना खा लीजिएगा, शाम को ड्राइवर आएगा आपको घर ले जाए, वो एयरपोर्ट दोबारा छोड़ देगा, फिर आपकी फ्लाइट है। हमने कहा ठीक है, हमने वहीं से घर वालों को फोन कर दिया कि भाई एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो यहाँ अलहमदुलिल्लाह मजे में, आप लोग रात को आइएगा एयरपोर्ट, हमारी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। लेकिन अब देखिए नुकसान उनको हुआ, हमें तो फायदा हुआ, उन कंपनीज को क्या हुआ, नुकसान हुआ। बड़ी बड़ी कंपनी आप यकीन करें, एक दफा मैं स्लाइड पे न्यूज चैनल पे देख रहा था, हमारा पता नहीं पीआईए का किसी, देखो हमारे जहाज कहीं जाते हैं ना, दूसरे एयरपोर्ट से हमारा रिसीवेबल होता है, उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, कोई पता नहीं बाहर मुल्क का कोई एयरपोर्ट या कोई जहाज कंपनी थी, बैंकरप्ट हो गई, बोला हमारा इतना पैसा डूब गया हो, बाकायदा ये वर्ड मैंने सुना। और मजे की बात है कि मैं उन दिनों ये चैप्टर भी पढ़ा रहा था किसी सेक्शन में, और मैंने बताया उसी अगले दिन आगे क्लास में, मैंने कहा कल हम चैप्टर ये पढ़ रहे थे और ये मैंने टीवी में रात को स्लाइड सुनी। तो बड़ी बड़ी कंपनी से नहीं पता होता, अचानक बैंकरप्ट हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो बहरहाल हमें तो वहाँ फिर फायदा हो गया, हम फिर दोपहर में हमने आराम भी किया, फिर घूमे भी पूरा शहर ऑलमोस्ट 2-3 घंटे हम, और उसके बाद जो है वो शाम को बेचारा ड्राइवर दोबारा आया, हमें एयरपोर्ट ले गया, सामान हमारा वहीं अंदर लगेज में था, टेंशन नहीं थी, बस हैंड कैरी था हमारे पास। उसके बाद वही रात को जो जहाज था अलहमदुलिल्लाह दूसरा वाला अरेंज हो गया था, टाइम लगता है जहाज अरेंज करने में, उसके बाद 1-1.5 घंटे की फ्लाइट थी, रात को अलहमदुलिल्लाह आराम से हम कराची पहुंच गए। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है, सम टाइम नहीं पता होता आपकी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाए, आपकी कंपनीज कब जो है ना इंसॉल्वेंट हो जाए, उसके साथ क्या मसला हो जाए,
नहीं पता होता, ठीक है ना। तो अभी मैं अक्सर कहता हूँ मिसाल अल्लाह ताला सबके लिए बड़े आसानी वाले मामला फरमाए, क्योंकि जो कॉपरेटिव मार्केट में लोगों का नुकसान हुआ है ना, वो वाकई नुकसान हुआ है। वहां यार बहुत सीजन थे अभी शादियों के, ऊपर पूरी पूरी होलसेल मार्केट है, लोगों के ऑर्डर के कपड़े बन रहे होते हैं बेचारे। और यार अभी सीजन शुरू तो हुए थे कितने, कोविड के बाद तो अभी सही से खुला था, काफी टाइम से बेचारों के 2 रमजान के सीजन गए, आपके सामने है, ठीक है ना। अभी कुछ स्टार्ट हुई थी शादियां, कुछ थोड़े हालात बेहतर हुए थे, एकदम ये सानिया हुआ, तो बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है बेचारों का नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी के मामला फरमाए, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बहरहाल बात ये मेरे भाई, कुछ नहीं पता होता, अचानक चीजें आपकी जो है ना, तो ये 2 चीजें हैं, ये अगर आपको समझ आ जाए ना कि कब बैड डेट्स करने, कब डाउटफुल डेट करने, तो ये स्लाइड भी मैं कॉपी कर रहा हूँ आपके उसी फाइल पे, या आज की फाइल में ऐड कर देता हूँ, ताकि जो हमने आज पढ़ना है उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट भी नजर आ जाए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो हमने डिस्कस किया था 4 तारीख को, जो मैंने अभी स्लाइड सामने रखी थी, ये सारी बातें सबको क्लियर है। ये कस्टमर बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, इंतकाल हो जाए, डिसऑनेस्ट हो जाए, ये रीजन थी राइट ऑफ की, और ये नीचे रीजन किसकी थी, ये वाली डाउटफुल डेट की। उसके बाद आ जाए, हमने ये अलीना को भी देख लिया था लास्ट क्लास में, ये अलीना लिमिटेड का सवाल कर लिया था। अच्छा, इसमें 3 केस थे, एक में था नो बैलेंस, एक में था 20,000 का बैलेंस, और एक में था 45, जबकि एंडिंग बैलेंस 4.5 लाख पे लगाना था, इस पे लगाना था, और 4.5 लाख का 10% कितना होता है, 45। ओपनिंग और एंडिंग की कोई डबल एंट्री, पहले केस में ओपनिंग 0 था, 0 से 45 हुआ, तो कितने से बढ़ गया, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउ फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, 20 से 45 हुआ, कितने से बढ़ा, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउ फॉर डाउटफुल डेट 45 से 45 रहा, नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज वेल, सारे कस्टमर ईमानदार ताबेदार फर्माबरदार हो गए, कोई डाउटफुल नहीं रहा, ठीक है भाई। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सारे अल्हम्दुलिल्लाह नेक हो गए, सारे एक हो गए, और सारे कस्टमर आपके अल्हम्दुलिल्लाह ताबेदार फर्माबरदार इज्जतदार दयानतदार ईमानदार, यानी अब हर कस्टमर जो है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम पे पे कर रहा है, आपको किसी को फातिया पढ़ने की, कोई राइट ऑफ करने की, कोई फर्दर अलाउ बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से बात आगे बढ़ाऊंगा, मैंने सवाल सारे कॉपी किए हुए जो आज इंशाल्लाह हमने करने, वो मैंने ऑलरेडी, एक तो आज ये अली इंटरप्राइज पे बात करूंगा, इसके अलावा मैंने कहा था आज मैं पढ़ाऊंगा अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग, और एजिंग पे भी मैंने 2 सवाल निकाले, एक तो ये सवाल है एजिंग का के, और एक सवाल एजिंग का मैंने ये निकाला है जमा, ये दोनों इंशाल्लाह, ये तीनों सवाल आज करने, वी हैव इनफ टाइम, और इस टॉपिक में इंशाल्लाह अच्छे तरीके से वाइंड अप करना है। वैसे तो ये टॉपिक अब अल्हम्दुलिल्लाह एमटीक्यूज में नहीं आता, एमसीक्यूज में आता है, लेकिन एमसीक्यूज में भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एक सवाल है, इसमें 2 साल की कहानी अली की जबानी मौजूद है, अली इंटरप्राइजेस, नाम ही काफी है, मैंने ऊपर उर्दू में भी लिखी है अली इंटरप्राइजेस, राइट। अलीना के बाद आपकी खिदमत में पेश है अली, राइट। फॉलोइंग पेरेंट्स, अली ने तो हम लास्ट टाइम देख चुके हैं ना, अब अली को देखेंगे, ठीक है भाई। लास्ट वीक में हमने जो सवाल किया था इट वाज अलीना, भाई 5 पेपर के सवाल है, मेरे अपने सवाल नहीं आईसीएमए के। नाउ अली इंटरप्राइजेस फॉलोइंग, इस पे मैं आपको पहले बता दूं कहानी क्या है। 2 साल की हमें अकाउंटिंग करनी है, अभी छोटे सवाल नहीं पढ़े, 2 साल की अकाउंटिंग पढ़नी है। अली का एक रनिंग बिजनेस है, अली 2012 तक की अकाउंटिंग कर चुका है, अली आपसे चाहता है आप 2013 की और 2014 की अकाउंटिंग कर दे। अली ने आपको ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर 2013 भी बता दी, अली ने आपको ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर 2014 भी बता दी, और आज इस सवाल में आपको इंशाल्लाह वो बात भी बताऊंगा जो आपको लास्ट टाइम मैंने बताई थी। सम टाइम आप किसी कस्टमर को राइट ऑफ भी कर दो, उसके बाद भी वो पैसा मिल सकता है। अब जरूरी नहीं है सारा पैसा मिले, सारा भी मिल जाए दैट्स गुड, सारा ना मिले, सारा से मुराद सारा पैसा ना मिले। अब इत्तेफाक, अभी मैं परसों क्लास में पढ़ा रहा था, वहाँ एक ऑनलाइन मेरी स्टूडेंट, उसका नाम सारा ही है, अब वो उस दिन भी इत्तेफाक से एक जुमला, तो भाई बहरहाल यहाँ पे सारा तो नहीं है क्लास में, तो नाउ द थिंग इज दैट भाई सारा से मतलब ऑल, ठीक है भाई, आपका ऑल रिसीवेबल भी आपको मिल जाए, इट इज पॉसिबल, और इट इज ऑल्सो पॉसिबल
कि आपका ऑल रिसीवेबल आपको उसमें से कुछ मिल जाए, पार्शियली मिल जाए, ठीक है। तो बाज दफा हम राइट ऑफ कर देते हैं, बाज दफा उम्मीद की किरण नजर आती है, तो किरण अगर नजर आ जाए तो इसका मतलब है फिर आपने मतलब उम्मीद की किरण नजर आ जाए तो उस वक्त आप राइट ऑफ नहीं करते, बजाय राइट ऑफ करने के आप एक अदद क्या बनाते, अलाउंस। अब इधर अच्छा, अब ये बताएं हमने अब तक जो सवाल किए, एक सवाल मैंने खुद बनाया था, अलीना का सवाल, पैनल डिस्कशन, वहां पे हम जब अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे तो तरीका क्या था, हम क्लोजिंग रिसीवेबल पे क्या करते थे, वेरी गुड, परसेंटेज लगा देते, क्या लगाते थे। लेकिन ये जरूरी नहीं है, हो सकता है एग्जामिनर हो मेहरबान तो वो आपको डायरेक्ट खुद ही अमाउंट दे देगी। इस सवाल में ऐसा ही परसेंटेज गिवन नहीं है, परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, उसने आपको डायरेक्ट खुद ही बता दिया अलाउंस कितने हो गए। अब यहाँ पे पहली बात तो ये सुने, अली ने आपको जो ट्रांजेक्शन दी है ये क्या लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर 2000, और ये क्या लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर 2014। कितने साल की ट्रांजेक्शन दी है, 2013 2014। नीचे रिक्वायरमेंट पढ़े, उसने कहा ड्रॉ अप द फॉलोइंग टी अकाउंट्स, उसने आपसे क्या मांगे, पोस्ट द रेलिवेंट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर दे। अच्छा, पोस्टिंग कहलाती है टी अकाउंट में, और जर्नल में पोस्टिंग नहीं होती, वेरी गुड, क्या होती है, रिकॉर्डिंग। अच्छा, एंड बैलेंस देम प्रॉपर्ली, वो जो हम कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं। कौन कौन से टी अकाउंट बनाने, अकाउंट रिसीवेबल और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक टी अकाउंट स्केच कर दिया, और इस टी अकाउंट का नाम हमने रखना है अकाउंट रिसीवेबल, और एक और टी अकाउंट स्केच करेंगे और उस टी अकाउंट का नाम क्या रखना है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। 2 साल का बनेगा, लेकिन हर साल इसको प्रॉपर्ली क्लोज करते हुए आगे जाएंगे। ये 2 टी अकाउंट आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। तो पहला टी अकाउंट उसने आपसे किसका मांगा है, अकाउंट्स रिसीवेबल, राइट। और दूसरा टी अकाउंट उसने मांगा है अलाउंस फॉर DOU ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल, डाउटफुल, राइट। तो DOU ब्यूटीफुल डेट्स, तो सेकंड आपको बनाना है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ओके। अच्छा, अब इसमें देखिए 2 साल की अकाउंटिंग करनी। अच्छा, जर्नल एंट्रीज वी आर नॉट रिक्वायर्ड, जर्नल एंट्रीज डायरेक्टली वी आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट। लुक एट दिस मेमन भाई, इधर देखो भाई, ड्रॉ अप टी अकाउंट्स, क्या बनाने, टी अकाउंट्स, पोस्ट द रेलिवेंट ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस दैट। लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे क्या भी रिकॉर्ड कर दूंगा, जर्नल एंट्रीज। ये सवाल कल मैंने सॉल्व किया था नॉर्थ कैंपस में, और वहां मैंने बच्चों को कहा था कि आप लोग की आसानी के लिए मैं क्या भी रिकॉर्ड कर दूंगा, तो वहां भी मैंने जर्नल एंट्रीज भी बना दी थी, ताकि जो हमारे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको भी बातें आसानी से समझ आ जाए। हमारे वो स्टूडेंट जो क्लास में देर से आते, छुट्टियां बहुत करते, उनको भी जो है ना चीजें आसानी से समझ में आना शुरू हो जाए। तो ये हम जीजे बना रहे हैं, जीजे बोले तो जर्नल एंट्रीज, ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। याद रखिएगा, अकाउंटिंग की शरीयत में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की कोई डबल एंट्रीज नहीं होती। ये इसलिए कह रहा हूं जुमला, क्योंकि हमने कहानी तो अली की जबानी सुन ली, हमने जो ट्रांजेक्शन करनी है वो कौन कौन से ईयर की, 2013 और 2014। लेकिन ये एक नया बिजनेस नहीं है, रनिंग बिजनेस है। कैसे पता चल रहा है रनिंग बिजनेस है, क्योंकि अली ने आपको दिसंबर 2012 के क्लोजिंग बैलेंस दिए, अकाउंट रिसीवेबल दिसंबर 2012, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट दिसंबर 2012। किसी भी साल के क्लोजिंग आने वाले साल के ओपनिंग होते हैं। हमें कहानी 2012 की नहीं करनी, हमें कहानी 2013 2014। तो वाई वी हैव गिवन 2012 बैलेंसेस, बिकॉज किसी भी साल के क्लोजिंग अगले साल के। और अभी आप ये भी देखेंगे, जब 2013 को मैं बैलेंस देन प्रॉपर्ली वाली बात पे जाऊंगा, बैलेंस करूंगा, तो 2013 की क्लोजिंग टी अकाउंट में 2014 की क्या बनाऊंगा, ओपनिंग। तो 2012 के बैलेंस क्यों दिए, ताकि हम उनको 2013 के ओपनिंग बैलेंस बनाए। अब इधर देखिएगा, अकाउंट रिसीवेबल मैंने आज भी कहा है, पहले भी कई दफा कहा है, अकाउंट रिसीवेबल की शाहनवाज निस्बत क्या है, एसेट, और एसेट होने की निस्बत से
बाय डिफॉल्ट बैलेंस किस साइड पे लिखूंगा? डेबिट साइड पे। अकाउंट रिसीवेबल 4,50,000। अकाउंट रिसीवेबल का मैंने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, B/D भी लिखो, इतना भी काफी होता है, बैलेंस बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। 4,50,000। एम आई राइट? वंस अपॉन अ टाइम, हैप्पी न्यू ईयर, Jan 1, 2000। कौन सी तारीख थी? यस, इट वॉज Jan 1, 2013। जनवरी की पहली तारीख थी, मौसम में सरमा था और सूरज जब तुलू हुआ नए साल का, तो इट वाज ओपनिंग बैलेंस 450,000। एनी ऑब्जेक्शन? अरीफ भाई इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? हाँ, मैं जर्नल में तो बना रहा हूँ ना, मैंने कहा था मैं आप लोगों की आसानी के लिए जर्नल भी बनाऊंगा। हाउ टू रिकॉर्ड 450,000? जी आयशा जवेरिया, यू आर राइट। आयशा ओपनिंग बैलेंस से, आपके साथ ओपनिंग बैलेंस से टाइम पे आए। मैंने अभी भी कहा है, शुरू में भी कहा है, लास्ट टाइम भी कहा है, और ये बात मैंने बार बार बताई है। याद रखना, अकाउंटिंग की शरीयत में ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई एंट्री। और वजह क्या है मेरे भाई? जब आप एक नया सवाल शुरू करते हो, मिस्टर असलम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹8 लाख रुपए। अब आप करते कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। जब आप पहले सवाल को पहले साल नए बिजनेस को टी अकाउंट बनाते, उस पर किसी टी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, लेकिन ईयर एंड पे जब आप मंथ एंड पे ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो हर टी अकाउंट का क्या आ जाएगा? बैलेंस। उस बैलेंस की कभी भी देखना कोई जर्नल एंट्री नजर, वो बैलेंस में डिफरेंस से आता है। जितना आपने कैश डेबिट किया वो सब रिकॉर्ड हुआ है, जितना कैश क्रेडिट किया वो सब रिकॉर्ड हुआ है। हाजा कुल्लू मौजूद, जर्नल एंट्री सबकी मौजूद होती है, और उसका डिफरेंस बैलेंस होगा। कैरी डाउन अगले साल क्या बन जाएगा, या अगले महीने क्या बन जाएगा ना। क्लोजिंग की एंट्री वो तो डिफरेंस है, आपने जितना भी ट्रांजेक्शन को डेबिट क्रेडिट किया है किसी भी हेड में, उसका डिफरेंस ही बैलेंस है। वो रिकॉर्ड थोड़ी होता, वो तो रिकॉर्डेड है। मैंने 10 लाख से कैश डेबिट किया, 7 लाख से कैश क्रेडिट किया है, अब कितने बच गए? तो 3 लाख की कोई एंट्री बनाऊंगा नहीं मेरे भाई। 10 लाख की एंट्री बनी नहीं है ना डेबिट पे, उस पे तो कितना कैश क्रेडिट हो गया, अभी भी कितना डेबिट पे पड़ा हुआ है। खासा कुल्लू ऑलरेडी मौजूद, वो पहले से ही मौजूद है, आपको दोबारा लिखने की जरूरत। और वही क्लोजिंग अगले साल अगले महीने क्या बनता है? ओपनिंग। वो रिकॉर्ड क्यों करोगे? डबल हो जाएगा। तो याद रखिए, किसी भी ओपनिंग एंडिंग बैलेंस की अकाउंटिंग की शरीयत में कोई एंट्री नहीं होती, ना इसकी एंट्री बनाऊंगा ना। एक और चीज, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट दिसंबर 31, 2012। जी मेमन भाई, एसिड है कॉन्ट्रा एसिड है? कॉन्ट्रा एसिड है। ये भी बैलेंस है, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का। हम अपने साल का आगाज Jan 1 से कर रहे हैं, 2013 से। तो ये किसका ओपनिंग बैलेंस है मेमन भाई? ये वाले अकाउंट का। अच्छा मेमन भाई, इसको डेबिट पे लिखूंगा क्रेडिट पे? क्रेडिट पे, क्योंकि ये एसेट नहीं है, हाजा कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब जो एसेट को कम करता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, इसकी निस्बत क्रेडिट है, एसेट की निस्बत डेबिट है। अगेन हैप्पी न्यू ईयर, Jan 1, 2013। हाउ मच? भूल गया मैं, कितना था? 13,500। एम आई राइट? ओके, अच्छा आगे चलते हैं। अब ये कहते हैं साल के दौरान क्या हुआ। ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर 2013 गिवन बिलो। क्रेडिट सेल, शाहनवाज क्रेडिट सेल की है 6,90,000 की। अब क्या क्रेडिट सेल की डबल एंट्री बनेगी? बिल्कुल बनेगी। हाउ टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अब मैं लिख रहा हूँ 2013 की फिजाओं में हम जा रहे हैं, और डेट पेट लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 करके लिख दे, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हमें तो ये पूरे साल की ओवरऑल, ये सेल किसी खास दिन की थोड़ी है, पूरे साल की सेल, पूरे साल की सेल। तो क्या एंट्री बनी होगी शाहनवाज भाई? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। हाउ मच? 6 लाख। क्या मुझे जर्नल एंट्रीज बनानी थी? ये तो मैं कंपनी की मशहूरी के लिए आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। बहरहाल मैं इस ट्रांजेक्शन को पोस्ट करूंगा। आयशा कौन से लेजर में जाएगी? टी अकाउंट में। कौन सा जी? अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करूंगा या क्रेडिट? डेबिट कर दूं। कितने से डेबिट कर दूं? क्या आप मुझे इस बात की इजाजत देते हैं कि मैं सिक्ता राइजुल वक्त के मुताबिक 6,90,000 से अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दूं? इजाजत है? ओके, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स
बावज सेल, मैंने इसको जो क्रेडिट किया है बावज सेल्स क्रेडिट किया है, सिक्का राइजिंग वक्त के मुताबिक 6,90,000 से। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स, एनी ऑब्जेक्शन जी, कोई एतराज? ऑल इज वेल, ओके। नेक्स्ट आगे फरमाते हैं, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट सेल। फरमाते हैं कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा मिल गया। जब कस्टमर से पैसा मिल जाएगा तो आपका रिसीवेबल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? रिसीवेबल बाय नेचर एसेट, asset whenever decreases always be, so we need to record account receivable credit। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कैश। बाबा एक कौन की तस्वीरें आ रही है, we are going to receive कैश। कैश की निस्बत भी एसेट है, एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरा एसेट, जो एसेट बढ़ रहा है उसका नाम है कैश, जो एसेट कम हो रहा है उसका नाम है अकाउंट रिसीवेबल। भाई भाई सिंपल सी बात है, मैं अपने ऊपर मिसाल दूं, मुझे एक बंदे से पैसे लेने थे, उसको मैंने लोन दिया हुआ था, उधार दिया हुआ था, तो उसने कहा था सर मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर दे दूंगा। उसकी कॉल आई, मैं बिजी था, उसने कहा सर अपना अकाउंट नंबर दे दे, मैं वहां डिपॉजिट कर देता हूँ। उसने अकाउंट में डिपॉजिट किए, बैंक से मैसेज आ गया, डियर कस्टमर वी रिसीव एन अमाउंट ऑफ रुपीज दिस इनटू योर अकाउंट दिस। अब वो पैसे आ गए तो मेरा रिसीवेबल बैंक का बैलेंस और मेरा रिसीवेबल बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यहाँ पे चेक नहीं लिखा हुआ था, तो दैट्स व्हाई मैंने कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर को क्या एज्यूम कर लिया, कैश। कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। अब मुझे बताएं क्या ये ट्रांजेक्शन लाइबा अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट में जाएगी? कौन साइड, कौन सी? क्रेडिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 3,40,000 रुपए। कौन सा टाइटल यहाँ लिखूंगा? कैश। क्या रिसीव किया है आपने? कैश। एनी ऑब्जेक्शन? नो सर। अच्छा देखिए, मैंने तो उस दिन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव केस करवाया था, अगर आपको याद हो, मुझे तो याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो क्या ना याद हो, जब मैंने लास्ट थर्सडे को क्लास ली थी, उस क्लास में मैंने ये केस अभी आपके सामने भी रखा था। ये देखें, कॉम्प्रिहेंसिव केस करवाया था और मैंने हर पहलू बता दिया था। सेल की वजह से रिसीवेबल बढ़ता है, कैश मिल जाए रिसीवेबल, चेक मिल जाए रिसीवेबल, गुड्स वापिस आ जाए रिसीवेबल, कस्टमर बैंकरप्ट हो जाए, फातिया पढ़नी पड़े रिसीवेबल, डिस्काउंट दे दो रिसीवेबल। अच्छा, दीज आर द कॉमन रीजन। हर सवाल में सारी रीजन मौजूद नहीं होती। जिस सवाल को हम कर रहे हैं उस सवाल में रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, सेल करी तो रिसीवेबल और फंड डेबिट हो गया, कलेक्शन की तो रिसीवेबल। अब आगे कहते हैं, एक बंदे की आपने शायद फातिया पढ़नी है, क्या कहते हैं? कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 2013, अभी आप 2013 की फिजाओं में मौजूद है, अभी आप 2014 की फिजाओं में नहीं गए, 2013 में मौजूद है। अ कस्टमर, एक आपका कस्टमर था, फ्रॉम होम, जिससे ₹20,000 वर रिसीवेबल, कितना पैसा ले रहा था? 20,000 रुपए। वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। ओ माय गॉड, वो कस्टमर आपका जो है बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट समझते हैं, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी के मामला फरमाए। अब वो जो ऑनर है मिस्टर अली द ऑनर ऑफ द बिजनेस कंसीडर, अब वो कंसीडर कर रहा है दैट के नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, इस बंदे से अब कुछ भी पैसे मिलने की तवक्कुआत। अब उम्मीद की किरण नजर, जब किरण नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि अब आप इसके पैसों की क्या पढ़ लो, फातिया पढ़ लो। अब ये बताएं रिसीवेबल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? रिसीवेबल व्हेनेवर डिक्रीजेस ऑलवेज बी, क्या कैश आया? बैड डेट हो गया, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इज दैट क्लियर? आधा मालूम, कुल्लू मालूम, माफी मालूम। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ₹20,000 का नुकसान हो गया। 12, देखिए बिजनेस में बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो जब आप कारोबार करते तो मैंने कहा ना, ये तो बड़ा कॉमन फैक्टर है। ये सारी चीजें भी मैंने आपको एग्जांपल दी, वो बेचारी जहाज की कंपनी को कितना नुकसान हो गया होगा, तो याद रखिए ये कारोबार का हिस्सा है। नाउ कम टू द पॉइंट, लुक एट दिस। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ईयर एंड की फिजाओं में पहुंच चुके हैं, दिसंबर का समय है, मौसम में सरमा है। आगे फरमाते हैं बैलेंस, किसका बैलेंस? बैलेंस ऑफ
अलाउज फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज टू 23,400। ओपनिंग में कितना था? 13,500 से होता हुआ कहां तक पहुंच चुका है? यस, 23,400 एट ईयर एंड, साल के आखिर में। ये कौन से ईयर की फिजाओं में घूम रहे थे और झूम रहे थे? 2013 की फिजाओं में घूम रहे थे। उसके बाद इंशाल्लाह 2014 की फिजाओं में जाने वाले हैं, लेकिन पहले बैलेंस देम प्रॉपरली। हमें 2013 को क्या करना है? क्लोज करना है। अब जरा इधर आ जाओ, लुक एट दिस। रिसीवेबल में अच्छा एक ट्रांजेक्शन रह गई, कौन सी वाली? जो आपने फातिहा पढ़ी है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। बैड डेट्स की वजह से कितना पैसा रिसीवेबल कम हो गया? ओके। इसके अलावा इस सवाल में वी डोंट हैव एनी मोर ट्रांजेक्शन, ना कोई सेल्स रिटर्न, ना कोई डिस्काउंट दिया, ना कोई चेक मिला। बहरहाल पहले तो मैं ईयर एंड पे किसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करूंगा? अकाउंट रिसीवेबल का। जी आयशा ये बताएं डेबिट साइड पे कितना आ रहा है पहले? जी भाई कैलकुलेट करें। डेबिट साइड पे आ रहा है तकरीबन 6 और 4 10 11,40,000 लग रहा है। एम आई राइट? 11,40,000। अच्छा 11,40,000 में से सिर्फ 3,40,000 का कैश मिला तो बच गए 8 लाख, और 20,000 की फातिहा पढ़ ली तो कितने बच गए? कैरी डाउन कितना आएगा? 780। चेक कर ले भाई, मैं तो वैसे ही कर लूं मगर कैलकुलेटर की। ये कौन सी तारीख होगी? दिसंबर 31, 2013। आज साल का आखिरी सूरज गुरूब होने को है और आपका बैलेंस कितना आ रहा है? नॉर्मली हम क्या करते हैं? नॉर्मली ज्यादातर सवालात में ये कहा जाता है कि इस बैलेंस पे अब आपने सर्टेन परसेंटेज अप्लाई करके अलाउ फॉर डाउटफुल डेट को मेंटेन करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने आपको खुद ही अमाउंट बता दी। अब वो जो अमाउंट बताइए, ये अमाउंट जो है 23,400, ये किसका क्लोजिंग बैलेंस है? अलाउंस फॉर किसका क्लोजिंग बैलेंस है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। अब ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस है, तो याद रखिए क्लोजिंग बैलेंस की हाफिज साहब क्या एंट्री बनेगी? नहीं बनेगी। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की कोई डबल एंट्री। और ये मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? क्या मेरा दिल चाह रहा है? नहीं। हाजा कॉन्टा एसेट अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस। रिसीवेबल का ओपनिंग डेबिट साइड, रिसीवेबल का एंडिंग क्रेडिट साइड। प्रोविजन अलाउंस कॉन्ट्रा एसेट का ओपनिंग क्रेडिट साइड, एंडिंग डेबिट साइड। ये पिछले सवाल में भी देखा है, अलीना के 3 टी अकाउंट में देखा था, मैंने एक सवाल बनाया उसके टी अकाउंट में मौजूद है। इधर देखिएगा, ये रहा टी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस अलाउंस का 20,000, एंडिंग बैलेंस 30,000। तो याद रखें ओपनिंग और एंडिंग की कोई डबल एंट्री। एंट्री कितने से बनी थी? 10,000 से। कितने से बनी थी? इस पे अलीना वाले सवाल में ओपनिंग और एंडिंग 0 से 45 की एंट्री बनी, 20 से 45 की एंट्री बनी, 45 से 45 कोई एंट्री नहीं बनी, नो एंट्री। तो याद रखें अब यहाँ पे चूंकि इसने आपकी मेहरबानी की, आपको खुद ही एंडिंग बैलेंस दे दिया, और एंडिंग बैलेंस अगर मैं खुद भी कैलकुलेट करके लाता परसेंटेज लगा के रिसीवेबल के 7,80,000 के क्लोजिंग बैलेंस पे, और वैसे भी ये क्लोजिंग बैलेंस भी होता है क्योंकि जो पैसा मिल गया अब उस पे डाउट। अब डाउट किस पे होगा? आज के क्लोजिंग बैलेंस पे कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज। तो 7,80,000 क्लोजिंग रिसीवेबल है, आज इनका डाउटफुल कितना हो गया है? 23,400। ये रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस। दूसरी बात ये है हमारे पास यहाँ पे अब जो इंपैक्ट आएगा वो इंपैक्ट हमने देखना है कितने से बढ़ गया या कितने से कम हो गया। 9,900 से हमारा अलाउंस बढ़ गया। अब ये 9,900 से जो अलाउंस बढ़ा इसकी डबल एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। तो ये मैं यहाँ पे रीजन क्या लिखूंगा? बैड डेट एक्सपेंस। ये कौन सा टी अकाउंट है? और ये टी अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? ये टी अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, ये एंट्री नंबर 4। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ टीचर डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं इस चैप्टर को, और ये मैं बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कुछ और सेक्शन की भी शायद बैठे हुए, तो ऐसा नहीं है, वो तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है। और दूसरी बात ये है कि वो मैं बात इसलिए कह रहा हूँ
कि हमारे पास असल में एक चीज मैं भी आपको भी पहले एंट्री बना दूं, फिर यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो मैंने ऊपर एंट्री बनाई है ना, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कुछ लोग इसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। मतलब वो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करने के बजाय कौन सा अकाउंट डेबिट करते? अलाउंस फॉर। इसका मतलब है फिर ये वाला अकाउंट यहाँ डेबिट मजीद होता और यहाँ भी इंपैक्ट आता, फिर ये डिफरेंस कुछ और आता, लेकिन दोनों तरीके सही है, कुल्लू जायज। अकाउंटिंग की शरीयत में दोनों सही है, कोई फर्क नहीं है। मतलब मैं तो जब ये टॉपिक कहीं और पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से भी अलहमदुलिल्लाह इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप ऐसे भी करें तो भी सही है, और अगर आप अलाउंस के थ्रू राइट ऑफ करें, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, मैं कैसे राइट ऑफ कर रहा था? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, दोनों तरीके जायज है, कोई मसला। और मतलब अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा। पता है कैसे? मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। अगर मैं अलाउंस से राइट ऑफ करता कौन से वाले पैसे, ये 20,000 रुपए, तो अकाउंट रिसीवेबल तो क्रेडिट होता, लेकिन यहाँ रीजन बैड डेट एक्सपेंस नहीं आती, यहाँ रीजन क्या आती? वेरी गुड। और फिर मुझे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट को क्या करना पड़ता है यहाँ पे? डेबिट। अब 20,000 रुपए ये डेबिट होता और 23,400 ये भी डेबिट। अब कितना हो जाता डिफरेंस टोटल? 20,000 और 9,000 कितना हो जाता? 29,900 कितना होता? और फिर एंट्री बनती बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, कितने से? 29,000। यानी बैड डेट एक्सपेंस कितने से डेबिट होता? 29,000। मैंने भी तो 29,900 से डेबिट किया, इधर देखिए, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 20,000, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 9,900, कितना हो गया? एक साथ हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, कुल्लू जायज, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आ जाए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल का सफर मुकम्मल हो चुका है, और मैं यहाँ पे लॉग भी कर देता हूँ कि हमने 1 साल की अकाउंटिंग अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर दी, जर्नल एंट्रीज के हवाले से भी। अब मुझे बताएं कौन से ईयर की फिजाओं में जा रहे हैं? अब ये बताएं, जब मैंने 2013 का आगाज किया था तो एग्जामिनर ने मुझे 2012 के क्या दे दिए थे? अब मुझे बताएं क्या उसने मुझे 2014 के ओपनिंग बैलेंस दिए, 13 के एंडिंग हादा मौजूद, तो किसी भी साल के क्लोजिंग अगले साल के, मुझे बताएं अकाउंट रिसीवेबल का ब्रॉट डाउन यहाँ पर आएगा, एसेट है ना, ये कैरेट डाउन यहाँ आ जाएगा, कितना आएगा? 7,80,000। किसी भी साल का क्लोजिंग अगले साल का, यहाँ पे तारीख क्या आ जाएगी? हैप्पी न्यू ईयर जनवरी 2014। अब ये बताएं क्या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे होता है, क्रेडिट साइड पे होता है? कितना बैलेंस आएगा? 9,900। ठीक है, तो 9,900